रानी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोलंबिया कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़। इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के तृतीय दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम में उपस्थित रॉयल कॉलेज की प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, उपस्थित कोलंबिया कॉलेज के प्राचार्य रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर, वाइस प्रिंसिपल रेस्पेक्टेड डॉक्टर आभा दुबे मैम, रॉयल कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यामिनी साहू मैम। आज की हमारी वक्ता मिस गोपिका सिन्हा मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कोलंबिया कॉलेज, रायपुर, छत्तीसगढ़। सभी रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच आज हमारी वक्ता मिस गोपिका सिन्हा मैम को सादर आमंत्रित करती हूँ। आज का टॉपिक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन मैथमेटिक्स करिकुलम पर व्याख्यान हेतु आप सादर आमंत्रित है मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। कार्यक्रम में उपस्थित रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ कोलंबिया कॉलेज डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर and respected principal of Royal College Dr. Anuradha Shukla ma'am and also vice principal of Columbia College Dr. Abha Dubey ma'am and vice principal of Royal College Dr. Yamini Sahu ma'am and both college of faculty members and my dear all pupil teachers, good afternoon. I am Gopika Sinha, assistant professor of Columbia College रायपुर छत्तीसगढ़। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आज के। गोपिका मैडम के मोबाइल से थोड़ा शेयरिंग इशू हो रहा है, तो दूसरे मोबाइल से शेयर कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।
सॉरी डिस्टर्ब, थोड़ा सा टाइम हो गया, ये इसमें थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा था। आई एम प्रेजेंटिंग अ लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन मैथमेटिक्स करिकुलम, अंतर विषयी दृष्टिकोण में गणित पाठ्यक्रम। सो आज हम डिस्कस करेंगे निम्नलिखित विषय वस्तु पर, जो कि इस प्रकार से है। अब आते हैं आज के टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में। अनुशासनात्मक दृष्टिकोण शिक्षा की एक पारंपरिक और व्यवस्थित विधि है, जिसमें ज्ञान को अलग अलग विषयों या अलग या अध्ययन क्षेत्रों जैसे गणित, इतिहास, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र के रूप में बांटा गया है और उसी के अनुरूप सिखाया जाता है। इस पद्धति या सिस्टम में प्रत्येक विषय को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखा जाता है, जिसके अपने सिद्धांत, तथ्य, नियम और अनुसंधान की विधियां होती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को किसी एक विशेष क्षेत्र में गहराई से ज्ञान प्राप्त करने, विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने और उसमें विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाना है। इस विधा का एक प्रमुख लाभ यह है कि छात्र किसी विषय की मूलभूत अवधारणाओं को गहराई से समझते हैं और उस क्षेत्र में ठोस नींव तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए गणित का विद्यार्थी तार्किक सोच और समस्या समाधान में दक्ष होता है, वहीं इतिहास का विद्यार्थी या सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक विकास की समझ विकसित करता है। अलग अलग विषयों में अलग अलग समझ विकसित होती है। वास्तविक जीवन की समस्याएं जो प्रायः कई विषयों के ज्ञान और कौशल की मांग करती है, इसीलिए केवल किसी एक विषय तक सीमित रहना रचनात्मकता तथा समग्र सोच को कुछ हद तक बाधित कर सकता है। इसलिए आज की शिक्षा व्यवस्था में यह समझ विकसित हो रही है कि अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी, जो कि हम आगे की स्लाइड में जानेंगे कि ये क्या होता है, उनका भी दृष्टिकोण को भी अपनाना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी न केवल किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सके, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान को जोड़कर जटिल वास्तविक रियल लाइफ में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में भी सक्षम हो सके। नेक्स्ट हमारा है डिसिप्लिनरी, अनुशासनात्मक। डिसिप्लिनरी को समझने के लिए हम सबसे पहले डिसिप्लिन की बात करते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन का मतलब है अध्ययन का क्षेत्र, फील्ड ऑफ स्टडी। ये डिसिप्लिन हो गया।
डिसिप्लिन क्या है? एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो अध्ययन का क्षेत्र होता है। तो अब ये डिसिप्लिनरी क्या है? डिसिप्लिनरी जो है वो है नॉलेज रिलेटेड अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज कॉल्ड डिसिप्लिनरी। अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को अनुशासनात्मक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम हिस्ट्री, मैथ, साइंस, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, जो अलग अलग फील्ड है, इसमें रिलेटेड जो भी नॉलेज है डिसिप्लिनरी कहा जाता है। डिसिप्लिनरी की बात करें तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिसिप्लिनरी की बात करें तो इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स में हम समझ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, किसी दिव्य भारती का शायद अनम्यूट हो गया तो डिस्टरबेंस आ रहा है। म्यूट कर देंगे उनको तो। फर्स्ट है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी, बहु अनुशासनात्मक। सेकेंड है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी एंड थर्ड है हमारा ट्रांस डिसिप्लिनरी, जिसको बोलते हैं ट्रांस अनुशासनात्मक। तो सबसे पहले हम जानेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी। लेकिन जब हम मल्टी की बात करते हैं तब यहाँ पर एक से ज्यादा डिसिप्लिन आ जाते हैं, बहु अनुशासनात्मक। तो इसको भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी होता क्या है। मल्टीडिसिप्लिनरी इज द स्टडी ऑफ ऑन टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, कि एक टॉपिक को हम अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से समझ सकते हैं। इसे एक वस्तु को विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से देखने के रूप में भी परिभाषित किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं कोई साइंस का टॉपिक वाटर, जल ले लेते हैं कोई टॉपिक वाटर, जल का अध्ययन हम अलग अलग डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो उसका मीनिंग भी अलग अलग रहेगा। जैसे मैथ्स के साथ करेंगे तो अलग चीज जानेंगे जल के बारे में, साइंस के साथ करेंगे तो अलग चीज जानेंगे, ज्योग्राफी के साथ करेंगे तो अलग चीज जानेंगे जल के बारे में, बायो के साथ करेंगे तो आप अलग चीज जानेंगे जल के बारे में, अलग अलग चीज जानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी चीजें जो है अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इससे क्या है, अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से हम एक टॉपिक को जो है समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल नॉलेज हमें मिल जाती है। इससे यहाँ पर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी एक टॉपिक को अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से जानना या समझना। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको बुखार हो गया है या फीवर हो गया है, तब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां आपको आयुर्वेद का अलग डिपार्टमेंट मिल जाता है, यूनानी का अलग डिपार्टमेंट मिल जाता है, होम्योपैथिक का अलग मिल जाता है, एलोपैथिक का अलग अलग डिपार्टमेंट मिल जाता है। सभी का एक अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। वहां पर आप जाते हैं, यानी आप अलग अलग जगह पर जाएंगे तो सभी आपको अलग अलग बीमारी ठीक करने की अलग अलग सलाह देंगे। तो यहाँ पर टॉपिक की बात करें तो आपकी बीमारी हर कोई अलग अलग तरीका बताएगा उसको ठीक करने का। यानी आसान शब्दों में हम कह सकते हैं, कॉमन वर्ड्स फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी इज एडिटिव। हम चीजों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जो कि एडिटिव होगा ये नेचर में। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी। मल्टीडिसिप्लिनरी की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहला है, इट प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी। इसमें अध्ययन के विभिन्न अलग अलग दृष्टिकोण या अध्ययन के अलग अलग दृष्टिकोण को देखने की प्रदान करता है, दृष्टिकोण प्रदान करता है। दिस लीड्स टू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। से अध्ययन के विषय की अधिक व्यापक समझ में आती है। जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी जो विषय है वो एकदम डिटेल से समझते हैं। प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्टता बनी रहेगी। हर एक विषय की अपनी जो विशिष्टता है, साइंस की एक विशिष्टता है, मैथ्स की एक विशिष्टता है, वो एज इट इज बनी रहेगी। वास्तविक जीवन की समस्याओं को देखने के विभिन्न तरीकों को भी प्रोत्साहित करता है। वास्तविक जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसको देखने के विभिन्न अलग अलग तरीकों से वो प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट हमारा है, सीखने की वस्तुनिष्ठता को प्रोत्साहित किया जाता है। सीखने की जो भी वस्तुनिष्ठता है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट हमारा है नीड्स, आवश्यकता। मल्टीडिसिप्लिनरी की आवश्यकता क्यों है?
वास्तविक दुनिया की समझ विकसित करने में यह सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा है अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की इसमें प्राप्ति होती है। अध्ययन के जो भी अलग अलग दृष्टिकोण हैं उसकी प्राप्ति होती है। शोध के लिए परिकल्पनाएं बनाने में यह सहायक है। अगर हम किसी भी प्रकार का शोध कर रहे हैं तो अलग अलग डिसिप्लिन में जाके हम परिकल्पनाएं बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अध्ययन के लिए विषय की व्यापक समझ होती है। जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी व्यापक समझ हमें इसमें होती है। नेक्स्ट हमारा है इंटरडिसिप्लिनरी। अब आते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये होता है अंतर अनुशासनात्मक। अंतर अनुशासनात्मक का मतलब होता है जब हम एक या एक से ज्यादा डिसिप्लिन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं और उन डिसिप्लिनरी के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर अनुशासनात्मक। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई टीचर है, उसको साइंस पढ़ाना है, तो साइंस पढ़ाने के साथ साथ वो अदर डिसिप्लिन, सपोज इंग्लिश, मैथ्स, लैंग्वेज, आर्ट्स, इसको कैसे आपस में इन सब के साथ इंटरेक्ट करेगा। अपने जो मेन सब्जेक्ट अपना जो मेन सब्जेक्ट है, इसकी जो बाउंड्री है, उन बाउंड्रीज को थोड़ा सा क्रॉस करते हुए अदर डिसिप्लिन के साथ इंटरेक्ट करके एक नया कोऑर्डिनेशन, एक नई चीज निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतर अनुशासनात्मक। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कॉमन वर्ड्स फॉर इंटरडिसिप्लिनरी इज इंटरेक्टिव, जो कि इंटरेक्शन होगा नेचर में। इसका नेचर रहता है इंटरेक्ट करना, कनेक्ट करना चीजों को। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? यह जो है वो एकीकृत शिक्षा है। दिस इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसमें जो शिक्षा होगी वह एकीकृत शिक्षा होगी। विषय की अधिक समझ के लिए विभिन्न विषयों का एकीकरण होता है। विषय की ज्यादा से ज्यादा समझ के लिए हमको विभिन्न विषयों का एकीकरण होता है। सभी विषयों को हम एकीकरण करते हैं। इससे विषय की गहन और व्यापक समझ विकसित होती है। इससे विषय की बहुत ज्यादा गहन, गहराई से और डिटेल से हमें समझ विकसित होती है, डेवलप होती है। यह दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक है, जो नई समझ को बढ़ावा देता है। यह जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, यह दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक होता है और नई समझ, जो भी नवाचार है, जो भी नई समझ है, उसको बढ़ावा देता है। अब इसकी नीड्स, इंटरडिसिप्लिनरी की आवश्यकता हमें क्यों है? वास्तविक जीवन की समस्याओं में जो भी हमें समस्याएं आ रही है, रियल लाइफ से जुड़ी हुई, उनको समझने में यह आवश्यक है। तथा विद्यार्थियों को समृद्ध सीखने के अनुभव प्रदान में आवश्यक है, अनुभव प्रदान करता है। विद्यार्थियों को सीखने में एक अनुभव प्रदान करता है। वो अलग अलग विषयों को जानेगा, अलग अलग विषयों को समझेगा, तो उसको एक्सपीरियंस आएगा कि ये सब्जेक्ट में ऐसा होता है, ये सब्जेक्ट में ये है, इस सब्जेक्ट में हम इस टॉपिक को इस टाइप से पढ़ सकते हैं, तो उसे एक्सपीरियंस आएगा। अध्ययन के विषय में विद्यार्थियों की रुचि निर्मित करने में सहायक। अध्ययन के जो भी विषय है उसमें विद्यार्थी रुचिपूर्ण लेकर वह विषय को जानेगा और समझेगा। नेक्स्ट हमारा है अध्ययन के विषय की अधिक व्यापक समझ होना। इसमें भी अध्ययन के जो भी विषय है, मैथ्स है, साइंस है, आर्ट्स है, इसमें अधिक व्यापक समझ होता है, डिटेल से समझ होता है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसडिसिप्लिनरी। अब आते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसको हम कंपेयर के साथ करके पढ़ेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे हम? एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। जब मैंने आपको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच समझाया था, तब उसमें क्या था, आपको विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द डिसिप्लिन, आप बाकी डिसिप्लिन के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। मेन डिसिप्लिन में रहते हुए आप चीजों को ऐड करेंगे तथा कनेक्ट करेंगे। दूसरे डिसिप्लिन के अच्छे चीजों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये तो हुआ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में हमने इंटरेक्शन की बात की थी कि बाउंड्रीज को हम थोड़ा सा क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन की मेजरली बात की थी। तो अब देखते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें हम ट्रांसेंड करेंगे उन बाउंड्रीज को, यानी बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो विद इन द ह्यूमैनिटीज की रेंज में रहने की बजाय, यानी ह्यूमैनिटीज से कनेक्ट करने की बजाय साइंस से, टेक्नोलॉजी से, मैथ से, बिल्कुल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके उसको कंपेयर कर रही हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ और सभी डिसिप्लिन को मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। सरल शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि कॉमन वर्ड्स फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी इज होलिस्टिक, जो कि होलिस्टिक होगा नेचर में। जैसे कि हम कोई दो अलग अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं, सोशल साइंस या साइंस, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों को हम मिला देंगे तो एक नया सब्जेक्ट बन जाता है। कौन सा सब्जेक्ट बनेगा? ईवीएस, पर्यावरण। तो यहाँ पर एक नए सब्जेक्ट का निर्माण हो जाता है, ये होता है ट्रांस डिसिप्लिनरी, ट्रांस अनुशासनात्मक। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसडिसिप्लिन, इसमें अध्ययन के विभिन्न विषयों का समावेश होता है। इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें अध्ययन के लिए अलग अलग विषयों का समावेश होता है, सभी अलग अलग विषय इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विषय की अधिक समझ के लिए विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ती है। एक विषय के लिए अधिक समझ कि वो विषय, मैथ्स विषय कैसा है, साइंस कैसा है, इसके विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा है, इससे अध्ययन में विषय की व्यापक समझ विकसित होती है। इसमें भी सभी अध्ययन में एक विषय की व्यापक समझ होती है, जिससे हम डिटेल से सभी विषय को अलग अलग रूप से जान सकते हैं। ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। नीड्स, नीड्स है, आवश्यकता है, ट्रांसडिसिप्लिनरी की आवश्यकता है कि नए ज्ञान के निर्माण में आवश्यक, यह कोई नया चीज, नया निर्माण करना है, कोई नई चीज डेवलप करनी है, इनमें यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने में यह बहुत आवश्यक है। वास्तविक जीवन, रियल लाइफ से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनमें समझने के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों को समृद्ध सीखने में भी यह अनुभव प्रदान करने में सहायक होता है। अध्ययन के विषय में विद्यार्थियों की रुचि निर्मित करने में भी यह सहायक होता है। अब देखते हैं ये डायग्राम जो है वो मल्टीडिसिप्लिनरी का है, इंटरडिसिप्लिनरी का है और ये ट्रांसडिसिप्लिनरी का है। अब इस डायग्राम से हम तीनों डिसिप्लिनरी अप्रोच को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं चाय का। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं चाय का। चाय बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे पानी, चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, गैस, अलग अलग, ये सारे क्या हो गए, एरियाज हो गए। तो ये क्या हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। ये सब अलग अलग एरियाज हो गए, जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब एरियाज हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया। जब हम चाय बनाते हैं तो पतीले में अलग अलग चीजें डालते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं। तो यहाँ पर सब क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गए, मतलब चीजों को मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। लेकिन जब चाय बनकर तैयार हो जाती है तो एक नया नॉलेज, एक नई चीज उत्पन्न होती है, एक नया सब्जेक्ट बनता है और वो नया क्या होता है, चाय। जब चाय बन जाती है तो उसमें क्या क्या मिला है यह चीजें फिर नहीं दिखती है, फिर एक नया नॉलेज, एक नया ज्ञान का निर्माण हो जाता है। तो उसमें इसमें क्या है, ट्रांस डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे एक नया नॉलेज का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये तीनों डिसिप्लिनरी को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन मैथमेटिक्स, जो आज का टॉपिक था। अंतर विषय गणित एक आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण है, जिसमें गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी वास्तविक जीवन की समस्याओं को गहराई से समझ सके और उनके प्रभावी समाधान खोज सके। यह केवल गणितीय सिद्धांतों और सूत्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दर्शाता है कि गणित हर क्षेत्र का एक आवश्यक और अभिन्न हिस्सा है। अंतर विषय गणित विद्यार्थियों को पारंपरिक सीमाओं से बाहर सोचने के लिए प्रेरित करता है। जब गणित को विज्ञान, समाजशास्त्र, कला, विज्ञान, तकनीकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाता है, तो यह जटिल अवधारणाओं को अधिक सरल और व्यवहारिक रूप से समझने में मदद करता है।
इससे न केवल समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है बल्कि रचनात्मक और नवा, जिससे विद्यार्थी आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा डेफिनेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स। अंतर विषयी गणित का शाब्दिक अर्थ होता है विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करके गणित का उपयोग करना। विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करके गणित का उपयोग करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अंतर विषय गणित वह दृष्टिकोण है जिसमें गणित के सिद्धांतों, नियमों और विधियों का उपयोग करके अन्य विषयों के साथ जैसे विज्ञान, तकनीकी, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, कला आदि के साथ किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि गणित केवल अंकों का खेल ही नहीं है बल्कि सोचने और तर्क करने की एक सार्वभौमिक भाषा है। अंतर विषय गणित शिक्षा की एक नवीन दिशा है। ये होता है डेफिनेशन। अब आते हैं नीड्स फॉर इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स। इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स की आवश्यकता क्यों है? पहला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान का विकास। यह छात्रों को केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं को समझने में ही नहीं बल्कि गणित के वास्तविक जीवन में होने वाली व्यवहारिक उपयोगों को जानने में भी मदद करता है। इससे वे गणित के महत्व को रोजमर्रा की परिस्थितियों में पहचानते हैं और उसका सार्थक प्रयोग करना सीखते हैं। दूसरा हमारा है इनहैंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या समाधान कौशलों में वृद्धि। जब गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़ा जाता है तो छात्र जटिल समस्याओं को एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण से हल करना सीखते हैं और यह उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने और समस्याओं के बेहतर तरीके खोजने में सक्षम हो पाता है। तीसरा हमारा है प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। गणित को कला या तकनीक जैसे विभिन्न विषयों के साथ मिलाने से छात्रों को रचनात्मक और नवाचारी सोच विकसित होती है, नया सोच उत्पन्न होता है। ऐसा संयोजन उन्हें नए विचार उत्पन्न करने और मौलिक तरीकों से समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट नीड्स है न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, नई करियर संभावनाएं। गणित का विभिन्न क्षेत्रों में के साथ संयोजन छात्रों के लिए नए करियर विकल्प खोलता है। इसमें वे विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, ग्राफिक्स और कई अन्य पेशेवर क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके करियर में आगे बढ़ने और कई नए अवसर प्राप्त होते हैं। तो इससे नया करियर का चुनौतीपूर्ण सामना करते हैं, जिससे उनकी संभावनाएं भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन मैथमेटिक्स। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मैथमेटिक्स में का महत्व क्या है, इसका महत्व किस प्रकार से है? तो गणित का संबंध STEM का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित के क्षेत्रों में यह केंद्रीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे सामान्यतः एक स्वतंत्र व अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तव में गणित का संबंध कई अन्य विषय जैसे भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र और कला से गहराई से जुड़ा होता है। जब गणित को दूसरे विषयों के साथ जोड़ा जाता है तो बच्चे समझ पाते हैं कि यह जीवन में कहाँ और कैसे काम आता है। इससे उनकी सोच और समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ऐसा शिक्षण विधि बच्चों को न केवल अकादमिक सफलता के लिए तैयार करता है बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी गणित के महत्व को उपयोग में समझने में सहायता करता है। इससे विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान कर सकते हैं, जो उनके करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इस तरह की पढ़ाई से बच्चे भविष्य में आने वाली असली चुनौतियों से बेहतर तरीके से हल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हो गया उसका
इम्पोर्टेंस, महत्व। नेक्स्ट हमारा है बेनिफिट्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स। इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स के क्या क्या लाभ हैं? डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कनेक्शंस बिटवीन सब्जेक्ट्स, विषयों के बीच संबंधों की गहरी समझ विकसित करना। यह जो दृष्टिकोण है वह छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग विषय किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े और परस्पर एक दूसरे से निर्भर हैं। जब गणित की भौतिकी, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र या अन्य विषयों के साथ जोड़ा जाता है, तब छात्र अवधारणाओं का व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। इससे वे समस्याओं को केवल एक ही नजरिए से नहीं बल्कि कई आयामों से देखने में सक्षम होते हैं, जिससे उनकी ज्ञान की नींव मजबूत होती है। तो इसमें जो इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स के लाभ हैं कि वह अलग अलग विषयों के बीच संबंध, गहरी समझ विकसित करता है। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, विश्लेषणात्मक और रचनात्मकता का विकास। अंतर विषय गणित छात्रों को समस्याओं के समाधान में दोनों प्रकार की सोच, एक एनालिटिकल थिंकिंग और एक क्रिएटिव थिंकिंग को यूज करने का एक अवसर देती है। वे आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करने के साथ साथ नए विचार और मॉडल भी प्रस्तुत करना सीखते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी तार्किक क्षमता और रचनात्मकता दोनों में संतुलित विकास होता है, जो उनके वास्तविक जीवन में जो जटिल समस्याओं को हम हल करने में क्या होते हैं, योग्य होते हैं या योग्य बनाता है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड है एंगेजिंग एंड लाइफ कनेक्टेड लर्निंग प्रोसेस, रोचक और जीवन संबंधित शिक्षण प्रक्रिया। जब गणित को अन्य विषयों और वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ा जाता है तो सीखने की प्रक्रिया और अधिक रोचक और व्यावहारिक हो जाती है। छात्र अपने सीखे हुए ज्ञान व सिद्धांत को वास्तविक जीवन की समस्याओं जैसे पर्यावरण संरक्षण हो गया, तकनीकी डिजाइन या वित्तीय योजना लागू कर सकते हैं। इससे उनका गणित के प्रति रुझान बढ़ता है और वे इसे उपयोगी तथा आवश्यक मानते हैं। तो छात्र में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, जिससे वे अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, प्रमोशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड इनोवेटिव थिंकिंग, प्रयोगात्मक एवं नवाचार सोच को बढ़ावा देना। यह दृष्टिकोण छात्रों को केवल सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें नए विचार की खोज और प्रयोग के लिए प्रेरित करता है। जब गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़ा जाता है तो छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग नए तरीकों से करना सीखते हैं। इससे उनमें नई अवधारणाएं विकसित होती है तथा उनमें अनुसंधान उन्मुख सोच को भी प्रोत्साहन मिलता है। वो रिसर्च टाइप की थिंकिंग भी करने लगते हैं। ये हो गया हमारा लाभ। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में है एग्जांपल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि मैथमेटिक्स साइंस के साथ कैसा बिहेव करेगा, मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी के साथ कैसा बिहेव करेगा, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के साथ कैसा बिहेव करेगा, मैथमेटिक्स सोशल साइंस के साथ कैसे बिहेव करेगा, मैथमेटिक्स आर्ट्स के साथ कैसा बिहेव करेगा, ये हम देखते हैं। गणित को अलग अलग क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाता है, जैसे विज्ञान के साथ, मैथमेटिक्स विद साइंस। साइंस में हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स में हम मैथ्स को कैसे जोड़ते हैं ये देखेंगे। फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ है, गति का नियम है, न्यूटन्स की गति का नियम है, ऊर्जा का नियम है। इसको समझने के लिए गणित का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बल, वेग, त्वरण के संबंधों को गणितीय मॉडल और गणना के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा हमारा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम किस प्रकार से गणित को उपयोग कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और सांद्रता में बदलाव या आवर्त सारणी का अध्ययन करने के लिए गणितीय सूत्र और ग्राफ बनाए जाते हैं। थर्ड हमारा है बायोलॉजी।
बायोलॉजी में हम किस प्रकार से गणित का यूज करते हैं? तो बायोलॉजी में हम जनसंख्या अध्ययन, अनुवंशिकी और वृद्धि पैटर्न के विश्लेषण के लिए सांख्यिकी तथा गणितीय विश्लेषण का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में जीवों की संख्या का मॉडल बनाना, उसमें भी गणित का प्रयोग होता है। तो साइंस में किस किस प्रकार से हम गणित का यूज करते हैं वो देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिक्स विद टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी या तकनीकी के साथ गणित का उपयोग। प्रौद्योगिकी में क्या क्या आ जाते हैं? कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट हमारा है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर और क्रिप्टोग्राफी जैसे क्षेत्रों में गणितीय तर्कशास्त्र और नंबर थ्योरी का प्रयोग होता है। कंप्यूटर साइंस में भी डिजिट फॉर्म में डिजिटल नंबर का भी प्रयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर का यूज होता है कंप्यूटर साइंस में, C++, जावा, इसमें सब बाइनरी नंबर का यूज करते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट हमारा है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखेंगे मशीन, भवन या पुल जैसे ढांचे बनाने में, कोई मशीन बना रहे हैं या कई इमारतें बना रही है, बड़ी बड़ी पुल बना रही है, इसमें भी कोई ढांचा बनाने में सटीक माप या डिजाइन का अनुकूलन और संरचनात्मक विश्लेषण के लिए गणित के सिद्धांत जैसे कैलकुलस और त्रिकोणमिति के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है। ये गणित का उपयोग करते हैं टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिक्स विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम गणित का यूज किस प्रकार से करते हैं? तो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस तथा मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान करने में, लाभ हानि की गणना करने में, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या चीज हमें प्रॉफिट हो रही है, क्या लॉस हो रही है, जीएसटी की गणना करने में, आर्थिक घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में, सांख्यिकी, कैलकुलस व बीजगणित तथा ग्राफ सिद्धांतों का प्रयोग होता है, तथा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल जो भी प्लानिंग होती है वे गणितीय मॉडल में ही सहायक होती है, गणित के द्वारा ही इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिक्स विद सोशल साइंसेस। सामाजिक विज्ञान के साथ गणित का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान में 3 सब्जेक्ट रहते हैं हमारे, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी है और सिविक्स है। सामाजिक विज्ञान और गणित एक दूसरे से संबंधित हैं। पहला है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखते हैं कि वो गणित जो है वो किस प्रकार से उपयोग करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में ऐतिहासिक घटनाओं को समझने तथा इस इतिहासकार गणितीय मॉडलों का उपयोग करके महत्वपूर्ण घटनाओं के उदय या पतन जैसे ऐतिहासिक पैटर्न को समझने में गणित सहायक है। इतिहास के टाइम पीरियड जैसे कि मौर्य काल हो गया, वैदिक काल हो गया, मुगल काल हो गया, है ना, गुप्त काल हो गया, ब्रिटिश काल हो गया, ये सारी कालों को या समय को समझने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये हिस्ट्री में हो गया। अब देखते हैं हम भूगोल में। भूगोल में हम कैसे गणित का उपयोग करते हैं? तो स्थान निर्धारण के लिए जैसे अक्षांश, देशांतर का उपयोग करके पृथ्वी पर सटीक रूप से निर्धारित करने वाली भूस्थानिक गणित, जो भूस्थानिक गणित होती है उसका वहां पर प्रयोग किया जाता है। जलवायु परिवर्तन या जनसंख्या घनत्व जैसे भौगोलिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए भी सांख्यिकी और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो ज्योग्राफी में भी बहुत से ऐसे टर्म रहते हैं जिसमें गणित का उपयोग किया जाता है, जो कि एक दूसरे से काफी संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में। सिविक्स में हम कैसे गणित का उपयोग करते हैं? चुनाव विश्लेषण करके मतदाताओं के व्यवहार, राजनीतिक प्रवृत्तियां और विभिन्न उम्मीदवारों की रणनीतियों का विश्लेषण करके, या चुनाव का परिणाम घोषित करने के लिए नंबर सिस्टम या सांख्यिकीय गणितीय विधियों का उपयोग किया जाता है। नंबरों का उपयोग किया जाता है या नंबर सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है चुनाव के टाइम नागरिक शास्त्र के रूप में। इस प्रकार गणित को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में सामाजिक विज्ञान के विषय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में भी गणित का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिक्स विद आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब देखते हैं कला और वास्तुकला के साथ कैसे गणित को हम यूज करके कुछ नई चीज जान सकते हैं।
जैसे कि कला और वास्तुकला दोनों में सृजनात्मक अभिवृत्तियां सम्मिलित होती है, शामिल होती है। जैसे कि ज्यामिति और अनुपात कलाकार को अपने कार्यों में कोण, अनुपात और संतुलन या समतल जैसी गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। जो कलाकृति वगैरह बनाता है उसमें ज्यामिति का प्रयोग करके, है ना, समतल ज्यामिति है, कुछ अनुपात का रेशियो देख के कि ये इतने रेशियो में इतने रेशियो में बना है, ऐसे करके ये सब गणित का उपयोग करती है। गणित के कॉन्सेप्ट यहाँ पर उपयोग में आते हैं। गणित से दृश्य संतुलन और सौंदर्यात्मक रचनात्मकता, सटीकता बढ़ती है। जैसे हम गणित को किसी सटीक माप से अगर बनाए तो उसमें जो सौंदर्य संरचनात्मकता है वो काफी सटीकता से बढ़ती है। उदाहरण के लिए ताजमहल के डिजाइन में, ताजमहल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताजमहल का। तो ताजमहल का जो डिजाइन है वो अनुपात और समरूपता का अद्भुत संतुलन होता है, अद्भुत संतुलन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित हर क्षेत्र की समझ की एक भाषा है जो घटनाओं और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, चाहे बात हो विज्ञान की, तकनीक की या अर्थशास्त्र की या सामाजिक विज्ञान की या कला की हो। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं निष्कर्ष। अंत में हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के क्या क्या निष्कर्ष हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि गणित में इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण और रोचक और उपयोगी बनाता है। यह दृष्टिकोण गणित को अन्य विषयों जैसे विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला से जोड़ता है, जिससे छात्रों को ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग समझ में आता है। जब छात्र यह व्यवहारिक उपयोग समझ में आता है, जब छात्र यह महसूस करते हैं कि गणित केवल किताबों का विषय नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उनकी भूमिका है, तो उनकी सीखने की रुचि और समझ दोनों बढ़ जाती है। इस प्रकार की शिक्षा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और टीम वर्क जैसी 21वीं सदी की अनिवार्य कौशलों को विकसित करती है। जो हमारी 21st सेंचुरी में जो नेसेसरी स्किल्स हैं उनमें डेवलपमेंट होता है। वे केवल संख्याओं और सूत्रों में नहीं उलझते हैं बल्कि वास्तविक दुनिया में जो भी परिस्थितियां आ रही है उनका विश्लेषण करते हैं, है ना, एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, उनके समाधान खोजने में सक्षम बनाते हैं। अंततः गणित का विषय अंतर विषय दृष्टिकोण को ऐसा सर्वांगीण व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है जो भविष्य में करियर और सामाजिक जीवन से जटिल चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सके। जो भी उनमें समस्याएं आ रही है गणित से रिलेटेड, जो भी उनमें दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है उसको वो आत्मविश्वास या आत्मसमर्पण के साथ सामना कर सके। यह शिक्षा का वह माध्यम है जो ज्ञान को जीवन से जोड़कर एक बेहतर और व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। ये हो गया निष्कर्ष। These are रेफरेंसेस यहाँ पर प्रस्तुत है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। Thank you so much, respected sir and ma'am, for giving me opportunities to this online lecture series and participating to this program. And thank you so much to all the participants for listening to my lecture patiently. And I hope you all will understand and all pupil teachers will benefit from this topic. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप आज के लेक्चर से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप सादर आमंत्रित हैं। अगर आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
रेडी होने से पहले हम कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे। जी मैम, जी जी Yes, बिल्कुल। ma'am. Yes, हाँ ma'am. हाँ, सिन्हा मैडम ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स दी अपनी तरफ से, मैथ्स से सभी विषयों को रिलेट करके। और हमने सोचा कि हम, क्योंकि हम बायो के टीचर सब्जेक्ट वाले, तो हम कुछ बायो से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के, ताकि यदि जो भी साइंस के स्टूडेंट्स इसमें जुड़े होंगे वो भी इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो जो बायो और फिजिकल साइंस से रिलेटेड वो एग्जाम्पल्स दे देते हैं। जैसे कि बायो फिजिक्स है ना, इसमें इन्होंने बता ही दिया। ट्रांस डिसिप्लिनरी बहुत अच्छे से बताया, इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी दोनों का बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया। तो इंटरडिसिप्लिनरी को ही हम बता देते हैं बायो से रिलेटेड। बायो जैसे बायो फिजिक्स है, उसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम अपने हार्ट का पंपिंग देखते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन देखते हैं अपने हार्ट का, तो उस बीपी जब नापते हैं तो ये बायोफिजिक्स में आ जाएगा, क्योंकि हम उपकरण के द्वारा नाप रहे हैं। तो गणित भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि उसकी काउंट कर रहे हैं उसको, और बायोलॉजी से भी रिलेटेड हो जाएगा। फिर बायोकेमिस्ट्री, इसमें जैसे कि हम जब श्वसन क्रिया देखते हैं, रेस्पिरेशन, तो उसमें हम देखते हैं कि लंग्स मतलब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका क्या कंपोजिशन, कितना मात्रा, वो सब हम देख लेते हैं। तो वो एग्जाम्पल हो गया बायोकेमिस्ट्री का। फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बहुत चल रहा है, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस को मर्ज करके। तो जब हम जैसे सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं और एक्सरे करते हैं, तो ये सब बायोमेडिकल में आ जाता है। इंजीनियरिंग भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फिर हम जैसे जब हम स्पेस की स्टडी करते हैं, एस्ट्रोबायोलॉजी, अंतरिक्ष के बारे में हम जानते हैं कि भाई किसी ग्रह में जीवन हो सकता है या नहीं, तो उन सब बारों में के बारे में जब हम विषय में स्टडी करते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो जाता है बायोलॉजी। फिर इसी तरह के बहुत सारे और भी विषय हैं, जैसे कि बताया ही मैडम ने, एनवायरनमेंट से जब रिलेट करते तो उसमें साइंस भी हो जाता है और वो मिलकर ईवीएस बन जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमको याद आए जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो हमने बता दिए। जो टीचर्स इसमें पेडागोजी लेते हैं सब्जेक्ट, वो भी सभी कनेक्टेड हैं, तो वो चाहें तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ताकि जिस भी पेडागोजी विषय के स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हैं उनको ये जानकारी मिल जाए। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं धन्यवाद करती हूँ रॉयल कॉलेज की एक मिनट प्रिंसिपल। 2 मिनट वेट कर लीजिए प्लीज। यदि कोई टीचर बोलना चाहे, पेडागोजी के जितने टीचर्स इसमें कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने विषय से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देना चाहे तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, जी मैम, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के बारे में। जी। मैथ्स और साइंस के तो हो गए एग्जाम्पल्स। कोई नहीं। ठीक है, कंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं अरुण सर। हाँ मैम, सविता मैम। थैंक यू मैम। जी सर। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं धन्यवाद करती हूँ रॉयल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम एवं कोलंबिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण कुमार दुबे सर का, जिनके मार्गदर्शन पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कोलंबिया कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आभा दुबे मैम एवं रॉयल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यामिनी साहू मैम का,
जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। साथ ही धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सभी प्राध्यापकों का, जिनकी भागीदारी हमेशा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सभी प्रिय छात्र अध्यापकों का, जिन्होंने आज के विषय को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अनुमति हो तो समाप्ति करें। हाँ, बिल्कुल। जी, पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और गुरुवार दिनांक 9 अक्टूबर को हमारे बीच रॉयल कॉलेज की हमारी वक्ता रहेंगी मिसेस घनेश्वरी साहू मैम। तो हम कल इसी समय फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ आज के कविता कार्यक्रम मैम, की समाप्ति करते हैं। जी सर। गणेश्वरी जी मैम का ना टॉपिक भी बता दीजिए, तो बाकी लोग थोड़ा डिस्कशन में शामिल हो पाएंगे, जैसे अनुराधा मैम ने अभी बोला ना। तो थोड़ा प्रिपरेशन टीचर्स भी करके आ जाएंगे तो ओपन डिस्कशन हो जाएगा। हम्म आप बता दीजिए, ग्रुप में भी शेड्यूल डला हुआ है टॉपिक हाँ, के। ग्रुप में डाला हुआ है। और भी हम्म एक बार। कल का टॉपिक बताना। सर, बताओ। टॉपिक हाँ, एक मिनट। धनेश्वरी मैडम खुद ही ग्रुप में बता देखते हैं दें, मैम। टॉपिक उनको हाँ, ग्रुप याद में। होगा तो अच्छा। बता सकती हैं, वैसे शेड्यूल एजुकेशन में इन देख लेंगे। नॉन वायलेंट स्कूल पब्लिक हाँ, क्लासरूम बोल दो, एनवायरनमेंट। बोल दो। हो गया था मैडम, बता रही हूँ बहुत देर से। ये कल का टॉपिक है, एजुकेशन इन नॉन वायलेंट स्कूल क्लासरूम एनवायरनमेंट। स्पीकर हैं रॉयल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर मिसेस गणेश्वरी साहू मैम। तो कल आफ्टर इसी समय। यस मैम, मेरा टॉपिक है कल का अहिंसात्मक विद्यालय कक्षा के वातावरण में शिक्षा। ठीक। ठीक है मैम, थैंक यू अहिंसात्मक मैम। विद्यालय आपके की सेशन कक्षा के के बाद ना एक वातावरण ओपन में शिक्षा। डिस्कशन रख लेंगे। यही वाला टॉपिक है कल का। पीपीटी सेंड कर देते हैं मैम आपके। हाँ, भेज दीजिए। जी जी मैम, जी सर, पीपीटी सेंड कर देते हैं। ठीक है। जी जी जी। ठीक है, फिर आज सेशन यहीं क्लोज करते हैं।